हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा के अंदर आप तमाम साथियों का स्वागत करते हैं और आज की जो इस चर्चा का हमारा विषय रहने वाला जो वर्तमान समय के अंदर या खास करके 2021 से लेके हमारे देश के अंदर जो किसानों का एक नए तरह का जो आंदोलन चल रहा है, जो किसानों अपने खेती बचाओ आंदोलन या अपने खेतों की अंदर जो किसानों की जो लागत है, उनकी जो मजदूरी है, उस मजदूरी को लेने के लिए आज स्वामीनाथन आयोग की जो रिकमेंडेशन हमारे देश के अंदर स्वामीनाथन कमीशन के द्वारा दी गई थी, उन रिकमेंडेशन को पूरा करवाने के लिए जो किसान हैं पिछले काफ़ी लंबे समय से संघर्षरत है और अपनी मांगों को मनवाने के लिए हुए दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। और जिसके अंदर जो देश का जो काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर जो किसान हैं वे लामबंद है। और स्वामीनाथन जिनको कि भारत सरकार ने हाल ही में भारत रत्न देने की घोषणा की, उनकी जो बेटी सौम्या स्वामीनाथन ने भी ये कहा था जब किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे स्वामीनाथन आयोग की रिकमेंडेशन को लागू करवाने के लिए। उस समय सौम्या स्वामीनाथन ने भी ये कहा था कि दिल्ली की तरफ जो किसान कूच कर रहे हैं वो दरअसल किसान है, ना कि आतंकवादी। सरकार उनसे किसानों के जैसा बर्ताव करे, ना कि आतंकवादियों के जैसा। आज की चर्चा के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या वह वाजिब है, या जो किसान आंदोलनों की जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा किया जा सकता है या नहीं। आज की चर्चा के अंदर हम इन दो सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस विषय पर बहुत से टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट डिस्कशन हुए हैं। बहुत से जो स्कॉलर्स है, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है या कृषि विशेषज्ञ है या बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने अपने अपने अलग अलग विचार इसके ऊपर दिए हैं। इसके लिए भी ये तरीका रहता है कि उसके देखने का नज़रिया क्या रहा, क्या लिबरल है वह, क्या कैपिटलिस्ट मॉडल को सपोर्ट करता है, या सोशलिस्ट मॉडल को, या हमारे देश के अंदर जो मिक्स्ड इकोनॉमी का जो मॉडल है उसको सपोर्ट करता है। तो आज की इस चर्चा के अंदर हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या किसान आंदोलन जायज़ है, या किसान आंदोलन की जो एमएसपी की जो बात हुए कर रहा है, एमएसपी की बात, ठीक है, कि किसान आंदोलन के जो एमएसपी किस आधार पर, क्योंकि सरकार भी एमएसपी दे रही है और किसान भी एमएसपी की बात कर रहा है। तो जो सरकार एमएसपी दे रही है वो सरकार एमएसपी दे रही है A2+FL की, जबकि किसान मांग कर रहा है C2 के अंदर संपूर्ण लागत आ जाती है। परंतु किसान आंदोलन को समझने के लिए ये जरूरी कि एमएसपी को भी अच्छे से समझा जा सके कि किसान जिस एमएसपी की मांग कर रहे हुए सरकार दे क्यों नहीं पा रही, या सरकार जो सरकार के द्वारा जो एमएसपी A2+FL के डाटा के आधार पर जो एमएसपी सरकार किसानों को दे रही उसका विरोध क्यों कर रहे हैं। एमएसपी इसका कोई हिंदी शब्द बोलते नहीं है, बल्कि लोकप्रिय भाषा के अंदर इसको एमएसपी ही कहते हैं, ठीक है। इसका इंग्लिश में कहते हैं इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और हिंदी में कहते हैं इसको न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी, ये साल के अंदर साल में दो बार तय होती है, एक अप्रैल और मई के अंदर और दूसरी अक्टूबर और नवंबर के महीने के अंदर। मतलब फसल बोने से पहले जो सरकार है वह दो बार आज के समय के अंदर 23 फसलों पर किसानों को क्या है एमएसपी देती है। मतलब फला फसल के ऊपर क्या है इस सीजन की क्या है इतनी कम से कम जो एमएसपी है वह जो फसल है वह मिलने वाली है, ठीक है। ये जो इसकी पहली बार जो शुरुआत 1965 के अंदर हुई, क्योंकि 1965 के अंदर हमारे देश के अंदर जो फूड क्राइसिस हुआ, उसके बाद जो हमारे देश के अंदर खास करके जिसमें स्वामीनाथन जी का नाम था और एक सरकार की तरफ से एक एसोसिएशन बनाया गया था, जिसके जो मुखिया के तौर पे स्वामीनाथन ने एक विशेष भूमिका निभाई थी। हमारे देश के बड़े बड़े एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के द्वारा क्या है देश के अंदर कृषि उत्पाद को बढ़ाने के लिए क्या नए बीज देश के अंदर लाए गए और किसानों को नए कीटनाशक फर्टिलाइजर देने का काम किया। और हमारे देश के अंदर एक नया शब्द जुड़ा जिसे कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ कि किसानों की जो उसका प्रोड्यूस था, उसका जो उत्पाद था वह अधिक संख्या के अंदर बढ़ गया। और किसान भी उस समय क्या इस बात को लेके असमंजस में थे, या कृषि वैज्ञानिक भी इस बात को असमंजस के अंदर थे कि किसान आसानी से इस ग्रीन रेवोल्यूशन जिसके अंदर क्या है अधिक फसलों का उत्पादन होना, क्या उसको स्वीकार करेगा भी या नहीं। क्योंकि किसानों के पास इस बात की कोई गारंटी नहीं थी, यदि उसका जो अनाज है वो सरप्लस के अंदर होता है तो वो बाजार के अंदर क्या उसको खरीदा जाएगा या नहीं खरीदा जाएगा, क्योंकि उस समय तक किसानों के पास जो स्टोरेज की संख्या वो भी अधिक नहीं थी। यदि
सरप्लस अनाज उसके पास होगा तो किसान उसका क्या करेगा। उस समय सरकार ने किसानों को ये आश्वासन दिया या एक इस स्कीम को लाया कि जो सरकार है आपसे आपसे क्या है, इतने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर क्या है, आपसे आपकी फसल को हम खरीद लेंगे। इस तरह से जो ये एमएसपी की क्या है हमारे देश के अंदर शुरुआत होती है। ठीक है कि आ, फसल उगने पर क्या है, इतने कम से कम दामों पे क्या है हम आपसे ये फसल खरीद लेंगे। यदि इससे अच्छे दाम आपको मार्केट के अंदर मिलते, बाजार के अंदर भी मिलते, तो अच्छी बात, आप बाजार के अंदर अपनी फसल को बेच सकते हैं। परंतु यदि जो बाजार के दाम है इस न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या है, हम आपकी जो अनाज है, हम आपके जो अनाज है उसको खरीद लेंगे। इस तरह से जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो शुरू हुई। इसमें हमने इस बात का ध्यान रखना कि जो मिनिमम है इसमें जो किसानों को है वो सपोर्ट की बात की गई, समर्थन की बात की गई है, जिसको हम भूल नहीं सकते। सेकंड बात यह कि जो हमारे देश के अंदर जो गरीबों की संख्या बहुत अधिक थी, और दूसरा जो सरकार है गरीबों को क्या सस्ते दाम के अंदर क्या राशन देना चाहती थी। और राशन कैसे देती, राशन तभी दे सकती थी जब वह किसानों से परचेज करती हुए किसानों से खरीदती। इस तरह से जो एमएसपी की जो स्कीम है वह सरकार की ज़रूरत के हिसाब से शुरू हुई थी, ना कि अंदर इसके किसानों की ज़रूरत से इसको शुरू किया गया था। दरअसल एमएसपी की केंद्र के अंदर कभी भी किसान को नहीं रखा गया, बल्कि ये जो योजना है सरकार ने अपने बेनिफिट के हिसाब से शुरू की गई थी। धीरे धीरे जो ये योजना है अपने आप में क्या है आगे बढ़ती गई, और आज के समय के अंदर जो सरकार ने इसके अंदर क्या है 23 फसलों को क्या है एमएसपी के अंदर रखा गया है। सरकार ये बात करती है कि 23 फसलों पर जो सरकार हुए स्वयं एमएसपी की बात घोषित अंदर गेहूं, चना, दलहन और मोटा अनाज, दाल आदि शामिल है। इसमें हमने इस बात को ध्यान रखना है कि सरकार जिस न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो बात करती है, ये न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है, ये जो स्कीम ये सरकार की क्या है मजबूरी से शुरू हुई, और बाद में इसको क्या है उपभोक्ता की मजबूरी बन गई। और इसमें इस स्कीम के अंदर कभी भी जो किसानों को प्राथमिकता नहीं मिली, कि बल्कि इसमें क्या है उत्पादकता को क्या प्राथमिकता दी गई। अब हम जरूरत बात कर लेते कि एमएसपी की जरूरत क्यों है। ठीक है, हमारे मन के अंदर ये सवाल आना भी लाजमी है कि किसानों को ये एमएसपी क्यों मिलनी चाहिए। क्या क्या बाजार के अंदर दुकानदारों को एमएसपी क्यों नहीं मिलनी चाहिए, या फैक्ट्रियों के अंदर जो सामान प्रोडक्ट वहाँ पे होता है, उत्पादन वहाँ पे होता है, उनको एमएसपी क्यों नहीं मिलनी चाहिए। इसका सवाल ये है कि खेती एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अनेकों तरह के क्या है रिस्क रहते हैं, उसके अंदर क्या जोखिम रहता है। इसमें दोहरा जोखिम है, एक प्राकृतिक का भी है और दूसरा यदि प्रकृति की वजह से दाम फसल अच्छी होगी, तो दूसरा इस बात का जोखिम रहता है कि बाजार के अंदर क्या किसानों को अच्छे दाम मिले या नहीं। क्योंकि जितना जोखिम भरा जो काम है वह खेती और दूसरा कोई भी क्षेत्र इतना जोखिम भरा नहीं है। इसलिए क्या जो सरकार है यदि बाजार के अंदर जो फसलों के जो दाम है वह काफ़ी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे गिरे, तो सरकार को इस बात का आश्वस्त किसानों को करती है कि यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम जो दाम हुए बाजार के अंदर है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या हुआ है उन फसलों को क्या है किसानों से खरीद लेंगी। क्योंकि कृषि एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना क्या देश जिंदा नहीं रह सकता। यदि देश के अंदर मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, आपके कंप्यूटर या बाकी तकनीकी जो चीज़ें 6 महीने नहीं आएंगी फिर भी देश जिंदा रह सकता है। परंतु यदि देश के अंदर 6 महीने तो खदानों की कमी रही, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर देश के अंदर अकाल पड़ना, फेमाइन पड़ना क्या है स्वाभाविक है, और देश को जिंदा रखना मुश्किल है। इसलिए अपने आप में जो एमएसपी का जो मुद्दा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो मुद्दा है, ये नेशनल सिक्योरिटी का भी मुद्दा है। ये नेशनल सिक्योरिटी का भी क्या एक अहम मुद्दा है। हमने जैसे पीछे चर्चा की 1965-1966 के अंदर हमारे देश के अंदर एक नया शब्द जुड़ा, ग्रीन रेवोल्यूशन। क्योंकि उस समय के अंदर क्या हमारे देश के अंदर क्या है खदानों की क्या बहुत अधिक कमी हो गई, तो उस समय हमें क्या है खदान के लिए क्या अमेरिका के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा था। ये जो हमारे देश के जो शर्मनाक दौर थे, उन शर्मनाक दौर में से एक जो ये सुरक्षा समय मुख्य रहा था, जो अपने आप में क्या राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा था। इसके साथ
इसके साथ जो हमारे देश के अंदर एक बड़ा भाग गरीबी का था और सरकार उनको अनाज देना चाहती थी और सस्ते दामों पर अनाज देना चाहती थी, बल्कि हमारे देश के अंदर जितने भी जो बाकी चीज़ें हैं जैसे मोबाइल है, आपके बाकी टेक्निकल्स किसी भी तरह के आइटम्स हैं उनके दाम बढ़ रहे हैं, परंतु खेती एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सरकार ये कहती है कि उसके दाम नहीं बढ़ने चाहिए। और आखिर इस देश के अंदर जो खेती उत्पादक से जो जुड़े लोग हैं, जो किसान परिवार लोग हैं, वे कोई 2-4% नहीं है, बल्कि इस देश के क्या 54% जो लोग हैं वो किसी ना किसी रूप में खेती से जुड़े हुए, ठीक है। और जो खेती एक ऐसा उत्पादक है जिसके बिना जो काम वो चल नहीं चल सकता, जो अपने आप में क्या है एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है और जिसको सरकार बढ़ने नहीं देती। इसलिए क्या है, इसमें जो सरकार को है न्यूनतम सुरक्षा की जो क्या गारंटी देनी पड़ती है। अब चर्चा कर लेते हैं एमएसपी कैसे तय होती है एमएसपी, जिस एमएसपी की बात कर रहे हैं। एमएसपी दरअसल केंद्र की सरकार तय करती है, ये एमएसपी राज्य की सरकार तय नहीं करती। एमएसपी तय करने के लिए राज्य की सरकार रिकमेंडेशन जरूर दे सकती है, परंतु एमएसपी तय करती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का एक मंत्रालय है जिसको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कहते हैं, और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का एक छोटा सा विंग है जिसको बोलते हैं CACP, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जिसको हिंदी में कहते हैं हम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। दरअसल कहने के लिए तो ये एक कमीशन है, बल्कि जो ये एग्रीकल्चर विंग का एक छोटा सा क्या है विभाग है जो कि एमएसपी तय करता है। एमएसपी कैसे तय करता है, ये जमीनी सर्वे तय करता है जिसके आधार पे क्या पूरे देश के अंदर क्या वैज्ञानिक आधार पे क्या सर्वे तैयार किया जाता है। और ये जो सर्वे करने के जो मेथड होते हैं वह अलग अलग तरह के होते हैं। इसमें इस बात का पता लगाया जाता है कि किसान की जेब से कितना पैसा निकल चुका है अपनी कृषि मतलब कृषि बीज बोने से लेके क्या है उसकी फसल तैयार होने में, मतलब बीज खरीदने में कितना पैसा खर्च हुआ, फिर बिजली के पानी पे, फिर आपका पानी के का कितना खर्चा हुआ, उसके अंदर मजदूरी कितनी लगी, कीटनाशक की दवाइयाँ कितनी आई, उसका जो फैमिली लेबर, मतलब इस तरह से अलग अलग तरीके से क्या है इसकी कॉस्ट निकाली जाती है, जिसके लिए A2 कहते हैं। A2 के अंदर क्या होता है कि जो किसानों का रॉ मटेरियल, मतलब किसानों ने जो कच्चा सामान खरीदा है उसकी ही कीमत के आधार पे क्या है एक एमएसपी तय की जाती है। मतलब जैसे उसने कोई कीटनाशक है, फर्टिलाइजर्स है, आपकी ट्रैक्टर का जो ये है तेल है, बिजली है, इसका किराया निकाला जाता है। और दूसरा जो मेथड है उसको बोलते हैं A2+FL है। A2 में मतलब जैसे रॉ मटेरियल, और इसके साथ जो पूरा साल जो किसान का जो परिवार हुए खेतों के अंदर मेहनत करता है, और हालांकि वो उसके बदले किसी को मजदूरी जो उसके फैमिली मेम्बर है, जो उसके परिवार के जो सदस्य हैं, उनको वो लेबर तो नहीं देता, उनको मजदूरी तो नहीं देता, परंतु फिर भी वो मजदूरी तो करते हैं। यदि उसको भी मिला दें उसको बोलते हैं FL, जो सरकार आज देने की भी बात कर रही है। परंतु जो ये भी स्थिति है अपने आप में क्या सही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या है जो जिस कृषि खेत के ऊपर कृषि की जा रही है उस खेत का क्या किराया नहीं होता है। और जो किसान आंदोलन की ये मांग रही है कि हमें क्या है कृषि लागत का क्या संपूर्ण रूप से 1.5 गुना मिलना चाहिए, मतलब उसके अंदर क्या है A2+FL को भी जोड़ा जाए, और इसके अंदर जो किसानों की जो खेती जिस पे वो खेती करता है उसका किराया भी जोड़ दिया जाए। क्योंकि बाजार के अंदर यदि हम बाजार का मार्केट का दाम तय करने हैं या हमने फैक्ट्री के दाम तय करने हैं, तो उसमें सारी की तरह की जो लागत है, जो कॉस्ट है, उसको प्लस की जाती है। जैसे मजदूरों की जाती है, आपकी इंडस्ट्री की मशीन की जाती है, बाकी तरह की लागत की जाती है, या इंडस्ट्री का किराया निकाला जाता है, तब लास्ट में क्या होता है उसका प्राइस तय होता है। तो किसान भी ये मांग कर रहे हैं कि जो किसान की जो खेती है उसका भी क्या है किराया इसके अंदर क्या है तय होना चाहिए। इसलिए उसको कहते हैं C2 कि संपूर्ण लागत का 1.5 गुना दाम किसानों को मिलना चाहिए। मतलब किसानों को कम से कम क्या 50% क्या है मुनाफा मिलना चाहिए। इससे अधिक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, परंतु कम से कम क्या उसको किसान को 50% तो मिलना ही चाहिए। एक तीसरी भी टर्म आती है जिसको बोलते हैं C3 का मतलब है कि ऐसा नहीं कि किसान सिर्फ किसानी ही करता है, किसान सिर्फ मजदूरी ही करता है, बल्कि किसान अपनी फसल का क्या है अपनी खेती की वो मैनेजमेंट भी करता है, वो मैनेजर भी है। इसलिए उसकी मैनेजमेंट की या मैनेजर की कॉस्ट को भी हम मिला दें उसे बोलते हैं
C3, बल्कि फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। जो किसान मांग कर रहे हैं वह C2 की कर रहे हैं। जो किसान की जो संपूर्ण लागत का 1.5 गुना उसे मिलना चाहिए। क्या CACP के द्वारा केवल इस आधार को ही क्या है MSP का आधार मान लिया जाता है? ऐसा नहीं है। CACP ये भी कहता है कि जब हम लागत को तय करते हैं तो बहुत सारी जो बाकी परिस्थितियाँ उसको भी ध्यान में रखते हैं, इंटरनेशनल मार्केट को हम ध्यान में रखते हैं कि इस साल किस फसल का जो उत्पादन है वह अधिक होने वाला और किस फसल का जो उत्पादन है वह कम रहने वाला है। इस बात को भी ध्यान में जरूर रखा जाता है। परंतु एक बात विशेष तौर से मैं यहाँ कहना चाहता हूँ जो कि वे कभी बोलते नहीं हैं और MSP तय करने पे वे इस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखते हैं कि सरकार का इशारा। CACP का जो चेयरमैन होता है वह सरकार के एक फ़ोन का इंतज़ार करता है और सरकार ये कहता है कि सर इस साल की जो रिकमेंडेशन है किसान की तरफ से MSP की इतनी आ रही है, क्या किया जाए? सरकार कहती है कि नहीं ना भाई नहीं, इतनी जो कीमत है वो बहुत अधिक है, आप ऐसा करिए आप MSP की जो कीमत है उसको इस साल कम कीजिए। परंतु यदि CACP का जो चेयरमैन होगा ईमानदार होगा तो वह कीमत तो कम नहीं करेगा, बल्कि MSP की कीमत तो कम नहीं करेगा, बल्कि सरकार से इशारा लेने के बाद वह सरकार के लिए अपनी रिकमेंडेशन जरूर देगा कि पूरे देश के अंदर क्या है इस तरह से जो रिकमेंडेशन है वो किसानों की तरफ से आ रही है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो MSP तय करने का जो मेथड है वो कोई अपने आप में साइंटिफिक मेथड नहीं है, जिस साइंटिफिक मेथड के अंदर क्या है किसी भी हेरा फेरी करने की कोई गुंजाइश ना हो। ठीक है, अब इन सब बातों का जिक्र करने के बाद हम ये इस बात का भी वर्णन कर लेते हैं कि किसान को MSP मिले इसकी क्या व्यवस्था है। ठीक है, MSP की जब शुरुआत हुई थी तो इसके अंदर क्या है जो सरकार ने MSP अपनी मजबूरी से शुरू किया था। बाद में जो ये स्कीम है ये उपभोक्ता की मजबूरी के लिए शुरू की गई थी और आज के समय के अंदर जो सरकार हुए 23 फसलों पर क्या है MSP देते हैं। ठीक है, कि किसानों को MSP मिली इसकी क्या व्यवस्था है। ठीक है, क्योंकि कागज़ पे तो सब कुछ ठीक है, किसानों को MSP मिल रही है, परंतु कागज तो तक ही जो ये सरकार की क्या है MSP वाली बात है वो सीमित है। इसलिए जो किसान है आज आंदोलनरत है। किसान ये कह रहा कि इस देश के जो 87% आंकड़ा है, ये डाटा है, ये सरकारी आंकड़ा है, ये कि 27% किसानों को तो MSP का लाभ मिलता ही नहीं है। ठीक है, ओनली हमारे देश के 13% किसानों को MSP का फायदा मिल रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। और जिन 23 फसलों की सरकार ने स्वयं MSP तय की हुई है, हालांकि किसान सिर्फ 23 फसलों की बात नहीं कर रहे, किसान तो सभी फसलों की बात कर रहे हैं कि इस देश के अंदर जितना भी जो किसान है वो कोई भी अपने खेती के अंदर उत्पाद करता है उसके ऊपर MSP मिलनी चाहिए। परंतु फिर भी किसानों ने सरकार ने 23 फसलों के ऊपर MSP तय की हुई है और उसमें भी सिर्फ 2 या 3 फसलों को क्या है जो सरकार है वह खरीदती है, वह भी सिर्फ उन फसलों को खरीदती है जो कि उसकी मजबूरी है, जो कि क्या उसने राशन की डिपो के अंदर पहुंचानी है, उपभोक्ताओं की ज़रूरत है, उन्हीं फसलों की क्या हुआ है खरीद करती है। जैसे गेहूं की हमारे देश के अंदर जो सरकार है MSP के हिसाब से खरीद 18 से 20% के हिसाब से करती है। यदि हम इसके अंदर तिलहन की बात करें तो तिलहन का जो परसेंट है वो 1% से भी कम जो सरकार है वह खरीदती है। और जो खरीदारी जो सरकार करती है वो भी इसलिए नहीं करती है कि उसने किसानों को फ़ायदा पहुंचाना, बल्कि इसलिए करती है क्योंकि उसने सस्ते दामों पर क्या है राशन की दुकानों पर क्या है उपभोक्ताओं तक क्या है राशन पहुंचाना, जो कि अपने आप में नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। परंतु क्या इसके साथ साथ क्या है किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या दूसरी व्यवस्था है? हाँ, दूसरी व्यवस्था भी है जिसको बोलते हैं MIS, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। इस मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के अंदर सरकार क्या करती है, यदि जो बाजार के अंदर जो फसलों के जो दाम हैं वह MSP से कम हो तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या है सरकार मार्केट के अंदर क्या है इंटरवेंशन करती है, दखल अंदाजी करती है और वह तब तक क्या है सामान या किसानों को अनाज को खरीदती है जब तक कि जो बाजार के जो दाम है वो MSP की तुलना के अंदर बराबर नहीं आ जाए या MSP से काफ़ी ऊपर ना आ जाए। ठीक है,
इसके अंदर होता क्या है कि जो सरकार है उन फसलों को तो दनादन खरीद लेती है जिन फसलों की जो सरकार को क्या है ज़रूरत है। और सरकार इस बात का भी ध्यान रखती है कि जिन फसलों की सरकार को ज़रूरत है, सरकार जो किसान उन फसलों को कोई बाजार के अंदर ना बेचे, उसके लिए क्या बहुत सख्त नियम है। परंतु जिस फसल को सरकार ने खरीदना नहीं होता है, उसके लिए जो नियम है वह सरकार कहती है कि इस तारीख को खरीदेंगे, इतना परसेंट खरीदेंगे, मतलब एक हिसाब से हार्डल रेस है जिसके अंदर जो किसान का जो गिरना है वह तय है। इसलिए अनाज ना खरीदने की जो व्यवस्था वह काफ़ी प्रभावी है, परंतु अनाज खरीदने की जो व्यवस्था है वह अपने आप में प्रभावी नहीं है। हमारे देश के अंदर बहुत से ऐसे संस्थान हैं, जैसे एक मार्ग है, केनेट है, या CACP की रिपोर्ट है, NSS के जो आंकड़े जो 5 साल के बाद प्रकाशित होते हैं, जो स्वयं ये कह रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जो MSP का जो फायदा है वह अधिकतर किसानों को नहीं हो रहा है। ठीक है, हमारे देश के अंदर जो क्या है 85 जो परसेंट है MSP को जो खा से 85% से भी ज़्यादा जो किसानों को क्या है MSP का फायदा नहीं मिल रहा है। कई बार किस्मत अच्छी हुई, बारिश अच्छी हुई, बाजार के अंदर दाम अच्छे मिले, ये तुक्के से हो सकता है, बल्कि ये एक अच्छी बात है। परंतु स्थिति हमारे देश के अंदर ये है कि 80% से भी ज़्यादा जो किसानों को क्या है MSP का जो फायदा नहीं मिलता है। ठीक है, यदि उनका उत्पादन अच्छा हुआ तो ठीक है, परंतु यदि उनका उत्पादन अच्छा नहीं हुआ तो किसानों के लिए जो MSP की जो व्यवस्था है, जो न्यूनतम के साथ जो समर्थन की जो व्यवस्था, सपोर्ट की व्यवस्था है, वह जो सपोर्ट है किसानों को आज तक कभी मिला नहीं है। तो फिर क्या होगा? क्या सरकार ने कोशिश की है MSP दिलाने की? हमारे देश के अंदर सरकार के तो 1960 से लेके हम क्या है, किसानों की जो ये सरकार, ये किसान हितैषी सरकार, ये किसानों को पहली पंक्ति के अंदर रखना चाहती है। अपनी प्राथमिकताओं के अंदर जो किसान है उनकी पहली प्राथमिकता है, बल्कि ये कहते हैं कि जो MSP थी है और रहेंगी, हम किसानों को क्या है आय दोगुनी करेंगे। क्या वास्तव के अंदर किसानों की आय दोगुनी हुई या नहीं हुई? इसके लिए जो सरकार क्या है जो किसानों की क्या है MSP देने की जो कोशिश के अंदर, जैसे अभिजीत सिंह कमेटी थी, जो वाजपेयी जो कमेटी थी, जो C2 की जो बात करती है, या उसके बाद जो स्वामीनाथन कमीशन बना, स्वामीनाथन कमीशन ने कृषि क्षेत्र के अंदर क्या है 100 से भी ज़्यादा उसने अपनी रिकमेंडेशन दी, परंतु जो सबसे जो चर्चित उसकी रिकमेंडेशन है, जो सिफारिश है, उसको MSP कहते हैं। और MSP के अंदर वो C2 की बात करते हैं, जिसके अंदर क्या किसानों का क्या रॉ मटेरियल भी है, उसकी फैमिली लेबर भी है, और उसके जो खेत है, खेत का किराया भी उसके अंदर क्या है जोड़ दिया जाता है। क्योंकि स्वामीनाथन ये कहते थे यदि किसानों को क्या है अपनी फसल पे कम से कम 50% बेनिफिट नहीं होगा तो वह बाजार के अंदर क्या है टिक नहीं पाएंगा, और जब वह टिक नहीं पाएंगा तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या है ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी क्या होगा घातक होगा। इसलिए कम से कम क्या किसान को क्या है इतना तो मिलना ही चाहिए, परंतु यदि उससे उससे अधिक मिले तो अच्छी बात है, परंतु क्या है इतना तो उसको मिलना ही चाहिए। यदि बहुत सारे जो टीवी चैनल के ऊपर हमने ये डिबेट डिस्कशन आपने सुनी होगी कि आज के समय के अंदर क्या है जो MSP है वो दोगुनी हो गई, इतनी हो गई है, परंतु यदि हम इस हकीकत को देखें, डाटा के आधार पर इसको एनालाइज करें, तो इस बात के अंदर जो क्या है सच्चाई बिल्कुल नहीं। यदि हम पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड UPA गवर्नमेंट और NDA गवर्नमेंट का चेक करें तो हम ये पाएंगे कि परसेंटेज के हिसाब से जो एक फसल को लेके जो 22 फसलों के अंदर जो UPA गवर्नमेंट के अंदर क्या है NDA गवर्नमेंट के मुकाबले परसेंटेज के अंदर अधिक बढ़ोतरी हुई है। और जब हम इस बढ़ोतरी को देखते हैं तो बढ़ोतरी को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें परसेंटेज के अंदर करना चाहिए, क्योंकि जैसे सैलरी कम करते हैं, क्योंकि आज के समय के अंदर जो महंगाई इतनी अधिक बढ़ चुकी है, महंगाई के अनुरूप जो क्या है MSP के अंदर जो बढ़ोतरी है वह बिल्कुल कम हुई है, जो कि अपने आप में एक चिंता का विषय। क्योंकि आज के समय में बहुत सारी जो लेबर कॉस्ट है या फर्टिलाइजर्स की बात है या कीटनाशक की बात है, उसकी जो कीमत है बहुत अधिक बढ़ गई है, परंतु फिर भी जो सरकार ने किसानों को अच्छे दाम देने के लिए एक दूसरी स्कीम लाई है, जिस स्कीम का नाम बड़ा ही अच्छा है, जिसको बोलते हैं आशा योजना। आशा योजना के तहत सरकार ये तय करती है कि किसानों को क्या है अच्छे दाम मिले, क्या किसानों को क्या है अपने दाम लेने के लिए भटकना नहीं पड़े, बल्कि उसे अच्छे दाम मिले, MSP पे दाम मिले, इस बात की क्या उसे कानूनी गारंटी हो।
परंतु हकीकत ये बात है कि जो बात तो आशा जो योजना है ये क्या नाम तो अच्छा है, परंतु आज के समय के अंदर क्या है जो ये जो योजना है लगभग ठप हो चुकी है और इस योजना ने काम करना क्या है बंद कर दिया है। तो अब ये समझ लेते हैं कि जो किसान आंदोलन की मांग क्या है। ठीक है, किसान मांग क्या रहे? किसान आंदोलन की मांग है सभी कृषि उत्पाद पर सभी किसानों को क्या है संपूर्ण लागत का 1.5 गुना दाम की कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सरकार ने अभी क्या है सिर्फ 23 फसलों के ऊपर ही एमएसपी की बात की है। किसान ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ 23 फसलों पर ही नहीं बल्कि कृषि उत्पाद से संबंधित किसान जिन जिन फसलों का उत्पादन करता है उस पे सभी पे उसको एमएसपी मिलनी चाहिए। जैसे फल फूल सब्जी अंडा दूध दही इन सभी चीज़ों के ऊपर क्या है उसको एमएसपी मिलनी चाहिए। 23 फसलों से सरकार ने शुरुआत की, अच्छी बात है, बल्कि समय के साथ साथ क्या है उसको सभी फसलों के ऊपर क्या है सरकार को तय कर देना चाहिए और एमएसपी की क्या उसे एक कानूनी गारंटी देनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ किसान ये भी कहते हैं कि आज के समय के अंदर जो इसकी जो लागत की जाती है उसकी जो लागत तय करने का जो फॉर्मूला है वो भी क्या अपने आप में गलत है, क्योंकि हमें क्या है C2 के आधार पे स्वामीनाथन आयोग के रिकमेंडेशन के आधार पे क्या है किसानों की लागत का या एमएसपी का जो मूल्य है वो तय करना की, क्योंकि किसान को क्या है संपूर्ण लागत का किसान की जो पाई पाई खर्च हुई है उसके कम से कम क्या उसे 50% तो उसको क्या बेनिफिट या मुनाफा मिलना चाहिए। इसके साथ साथ किसान ये भी कह रहा कि एमएसपी हासिल करना क्या उसका कानूनी अधिकार होना चाहिए। अब ये जो मांग किसान कर रहा है इसके मांग के आधार क्या है? एक तो है नैतिक आधार जो मॉरल एस्पेक्ट है। मॉरल एस्पेक्ट के आधार पर या नैतिक आधार पर ये कहा जा सकता है कि आपने पिछले 60 सालों से आप ये बोल तो जरूर रहे कि किसानों को क्या हम एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, परंतु अभी तक आपने दी नहीं है। दूसरा आधार इसका मानवीय आधार जो कि देश के अंदर जो किसानों की दुर्दशा की बात हो या गरीब उपभोक्ता की ज़रूरत की बात हो, इसके अंदर जितनी मर्जी ये बातें कर लें कि जिन जो किसान आंदोलन कर रहे हैं अमीर किसान हैं टैक्स नहीं देते फलाने फलाने लांछन किसानों के ऊपर लाया जाता है, किसानों को आतंकवादी बोला जाता है, किसानों को खालिस्तानी बोला जाता है, किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए तमाम तरह के जो शब्द है उनको यूज किया जाता है, परंतु हकीकत ये है डाटा है ये। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ। हमारे देश के जो 87% जो किसान परिवार है 87% किसान परिवारों की जो मंथली इनकम है, ठीक है, मासिक जो आय है वह 10,000 से भी कम है। आप सोच के देखिए 87% जो किसानों की जो मंथली इनकम है वो 10,000 से भी कम है। शहरों के अंदर 10,000 क्या होता है? पंजाब के किसानों की बात करते हैं। पंजाब के किसानों की डाटा ये है कि 51% जो किसानों की जो मंथली इनकम है वो 10% से भी 10,000 से भी कम है। इस देश के अंदर जो किसानों की स्थिति है बहुत बुरी स्थिति है, इसलिए जो किसान है वह आत्महत्या की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि कई बार जो किसान है जब वह बैंक से कर्ज लेता है वह कर्ज चुका नहीं पाता है और वो बैंक के द्वारा किसानों को क्या है प्रताड़ित किया जाता है अलग अलग तरीके से। ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या है किसान क्या है आत्महत्या की तरफ आगे बढ़ता है। इसलिए क्या है कि एमएसपी की जो गारंटी दी गई थी जिसके अंदर सपोर्ट की जो बात की गई थी समर्थन की बात की गई थी वह किसान को नहीं मिल रही है। और जब किसान को क्या एमएसपी नहीं मिलेंगी तो इस परिस्थिति के साथ क्या है देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी क्या है जो ये अपने आप में क्या घातक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि इससे उपभोक्ताओं की जो क्या जो गरीब उपभोक्ता हमारे देश के अंदर है जो मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को क्या है 5 किलो मुफ्त के अंदर राशन दे रही है वह भी तभी पूरा हो सकता है जबकि किसान क्या उन फसलों का उत्पाद करे। यदि किसान किसानी करना बंद कर दे खेती बाड़ी कर दे तो हमारे देश के अंदर क्या है जो खदानों का जो संकट है वह आना स्वाभाविक है। नेक्स्ट जो इसका एस्पेक्ट है जो आधार है वह है आर्थिक आधार। ठीक है, आर्थिक आधार क्योंकि किसानों के पास जब 4 पैसा आएगा किसान क्या है उस पैसे को खर्च करेंगे और सारे के सारे क्या है इकोनॉमिक्स ये बताती है कि जो पैसा गांव के अंदर खर्च होता है जो पैसा गांव के अंदर पहुंचता है वो क्या है उस पैसे को क्या है जो गांव का व्यक्ति है जो किसान है वो ज़्यादा जल्दी खर्च करता है क्योंकि उसे अपनी तिजोरी में नहीं रखता और जो पैसा ज़्यादा खर्च होता है वह देश के डेवलपमेंट में के अंदर क्या है मल्टीपल रूप से अपनी भूमिका क्या है अदा करता है।
इसके साथ साथ क्या है, इससे क्या है, पर्यावरण को भी फायदा होने वाला है। पर्यावरण को क्यों फायदा होने वाला है? क्योंकि सरकार ने 23 फसलों के ऊपर एमएसपी घोषित की है। यदि सरकार 23 की 23 फसलों को खरीद ले, और जिसके अंदर जो किसान है, आज के समय के अंदर जो सरकार है 2-3 फसलों को खरीदती है, गेहूं, आपका धान और मक्का या दाल वगैरह सरकार खरीद लेती है, तो 1% से भी कम दाल को तिलहन का जो सरकार है वह प्रोक्योरमेंट करती है या उसको खरीदती है, परचेज करती है। यदि जो सरकार है 23 फसलों पर कानूनी गारंटी दे दें, तो ये क्या पर्यावरण के लिहाज से भी सही हो रही। इसके साथ साथ क्या है, हमारे देश के अंदर क्या है, जो फसलों का रैशनलाइजेशन भी होगा, विविधीकरण भी होगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि जो सरकार किसान को 2-3 फसलों से प्यार है, वह गेहूँ, धान, चना, मक्का को इसलिए उगाता है क्योंकि इन फसलों पर क्या है, किसानों को अच्छे दाम मिलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है। यदि सरकार सभी फसलों के ऊपर क्या है, एक लीगल लॉ बना दें और किसानों को कानूनी रूप से इस एमएसपी की गारंटी को लागू कर दें, तो जो किसान है बाकी फसलों के ऊपर भी क्या है, उसको बाकी फसलों को भी उगाएगा। जिससे क्या है, जो एक तो फसलों का रैशनलाइजेशन भी होगा, विविधीकरण भी होगा, और इससे पर्यावरण को भी क्या कम से कम नुकसान पहुंचेगा। अगला जो इसका आधार है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार। ठीक है, अब राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार जो कि हम कह चुके हैं, अब हम ये भी जिक्र कर लेते हैं कि इस आंदोलन का जो विरोध है वो बहुत सारे लोगों के द्वारा किया जा रहा है। विरोध क्यों किया जा रहा है? अब मैं ये भी नहीं कहता कि जो विरोध किया जा रहा है वो सारे अतार्किक कारण है, या जिन व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है वो सारे के सारे क्या है, बेवकूफ़ व्यक्ति है। बल्कि मैं ये जरूर कहूँगा कि जिन व्यक्तियों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है उनके अंदर कन्फ्यूजन है, वही इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। बल्कि आज के समय के अंदर क्या, टीवी चैनल्स के अंदर, न्यूज़पेपर्स के अंदर जो भी लेख, जो भी आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं वे दरअसल एमएसपी की आलोचना के अंदर नहीं लिखे जा रहे, बल्कि ये आज के समय के अंदर क्या है, एमएसपी की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए, सरकारी सिस्टम की आलोचना के लिए लिखे जा रहे हैं। और जबकि हम क्या है, इन दोनों को एक मान चुके हैं। अब इसमें दिक्कत इस बात की है कि हम इसको सही रूप से समझ नहीं पा रहे। ठीक है, अब अगला तर्क ये दिया जाता है कि इतना जो अनाज है वो सरकार कैसे रखेंगे, इतना अनाज खरीदेगी तो क्या है, वह गोदाम के अंदर क्या है, उसका सड़ने का डर रहता है। जबकि जो ये शंका है ये भी निराधार है, जो कि ये भी क्या अपने आप में कन्फ्यूजन का सवाल है। तीसरा ये कहा जाता है कि एमएसपी पे जो खरीद है वो पंजाब और हरियाणा से होती है, जबकि ये बात भी सही है। जबकि बहुत बड़ा जो एमएसपी है वो मध्य प्रदेश, आपका तेलंगाना, कर्नाटका से भी क्या है, एमएसपी के आधार पे गेहूँ, दलहन या मक्का की क्या है वो खरीद की जाती है। हमारे देश के अंदर जितने भी तरह की समस्या है, यदि हमारे देश के अंदर क्या किसानों को सभी फसलों के ऊपर एमएसपी दे दी जाएंगी, तो एमएसपी अपने आप में सभी समस्याओं का क्या है, समाधान है। क्या जो किसान आंदोलन कानूनी गारंटी की जो मांग कर रहे हैं, क्या ये जो चिंता है वो वाजिब है? कानूनी गारंटी को लेके जो वाजिब चिंता भी है। ठीक है, कि यदि सरकार के द्वारा किसानों को कानूनी गारंटी दी जाएंगी तो इससे किसान क्या है, कोर्ट कचहरी के अंदर जाएंगे, वे मांगने लग जाएंगे। ये अपने आप में एक वाजिब चिंता, और मैं ये समझता हूँ कि इसका जो उत्तर है वह होना चाहिए, इसका जवाब क्या दे दिया जाना चाहिए। परंतु इसके पीछे जो मंशा है वह क्या है, दरअसल किसान विरोधी है। क्योंकि हमारे देश के अंदर क्या है, एंटी फार्मर्स जो लॉबी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो ये नहीं चाहते कि इस देश के जो क्या है नीति निर्माण के अंदर क्या है, किसान पहले आए या पहले ना भी आए, मतलब जो किसान है देश के नीति निर्माताओं के अंदर क्या है, पहले दिखे। क्योंकि हमारे देश के अंदर जो 50% इकोनॉमी है वो क्या है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, और उनको 50% क्या है, ऐसे व्यक्ति जो एंटी फार्मर्स है उनको 50% इकोनॉमी दिखाई नहीं देती। अब बहुत सारे लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि एमएसपी वाली जो व्यवस्था है इसको कैसे लागू किया जाएगा। क्योंकि बहुत बार ये भी देखने में आया कि किसान आंदोलन की तरफ से इसके ऊपर भी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता, और पुराने समय के अंदर जो किसान आंदोलन चले थे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या अपने आप में एक भ्रांति। पहली भ्रांति तो इसमें ये है कि एमएसपी देने के लिए क्या है, पहली भ्रांति तो ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि एमएसपी से नीचे जितनी भी जो फसलें उनको सरकार को खरीदना पड़ेगा। दरअसल सरकार को सभी फसलों को खरीदने की भी ज़रूरत
नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि यदि सभी फसलों को सरकार के द्वारा खरीदा जाएगा तो स्टोरेज की व्यवस्था कैसे होंगी, कैसे सरकार इतने फसलों को खरीद सकती है, जो कि संभव नहीं है। दरअसल सरकार किसान आंदोलन ये मांग नहीं कर रहे कि सभी फसलों को सरकार क्या है, बल्कि किसान आंदोलन तो ये मांग कर रहे हैं कि मेरे जेब से जितना जो पैसा निकला है लागत के लिए, उस लागत का क्या है पाई पाई या उसको 50% तो क्या कम से कम मुनाफा होना चाहिए। वो चाहे सरकार खरीदे या बाजार के दाम से मुझे उतना मिले। सरकार की तो, किसान आंदोलन की तो ये मांग है। दूसरी बात ये है कि एक कानून बना दिया जाए, यदि कोई भी जो दुकानदार है वो एमएसपी से कम कीमत पे कोई फसल खरीदता है तो उसको क्या जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। ये बात सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, परंतु एक्चुअली इससे भी क्या किसान का ही नुकसान होगा। यदि हम कोई ऐसा कानून बना देते हैं जिससे क्या कोई भी जो दुकानदार है वो एमएसपी की फसल से नीचे की दर से फसल को खरीदता है तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या है, जो दुकानदार है वो दुकान अपनी बंद कर देगा, वो अपना शटर डाउन कर देगा और किसानों को कहेगा थैंक्स सो मच, और वो पिछले दरवाजे से किसान को बुलाएगा और कहेगा बेचना है भाई तो बेच इस दाम के ऊपर। ऐसी परिस्थिति के अंदर भी क्या है, जो किसानों की जो दशा वो सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत से जो रिपोर्ट्स है वो कह रही है कि ऐसी परिस्थिति के अंदर भी क्या है, जो किसानों की जो दशा वो है वो सुधरने वाली नहीं है तब तक, जबकि तब तक किसानों को क्या है इसकी कानूनी गारंटी नहीं मिलती। अब इस समस्या का समाधान कैसे हो, इसके लिए एक त्रिवेणी समस्या है, जिसके अंदर जो सरकार ने क्या है 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज करने हैं। पहला, आज के समय के अंदर सरकार जिन फसलों का जितना जो परचेज कर रही है उसको खरीदे उसको क्या है बढ़ाना होगा। सरकार को क्या है एमएसपी के लिए क्या है उसको, जैसे इसके अंदर मोटा अनाज, तिलहन और जो खरीद है उसको और अधिक बढ़ाना होगा। जैसे सरकार की बहुत सारी अपनी योजनाएं, जैसे मिड डे मील की उसकी योजनाएं हैं, या राशन की दुकानों के ऊपर क्या है कम दामों के अंदर अनाज उपभोक्ताओं के देना है। और इसके साथ साथ क्या है पूरे देश के अंदर राशन की दुकानों से या लोगों की तरफ से ये रिकमेंडेशन भी आ रही है कि राशन की दुकान के अंदर क्या हुआ है गेहूं के साथ साथ दाल को भी दीजिए या तेल को भी दीजिए। इसके लिए क्या है जो सरकार को क्या है इसकी फसल भी, इसकी जो खरीद है वो भी करनी पड़ेगी। और सरकार बार बार ये कह रही है कि आपको मोटा अनाज आपको खाना चाहिए। यदि वह सरकार ये कह रही है तो मोटा अनाज सरकार को क्या खरीदना भी चाहिए। यदि वह आज के समय के अंदर जो सरकार किसान से जो अनाज खरीद रही है उससे 5 से 7% किसानों की जो फसल है वो सरकार अधिक खरीदती है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या है जो किसानों को क्या अच्छे दाम मिलने की जो संभावना है वो रहती है। दूसरी जो मार्केट इंटरवेंशन जो स्कीम है, जो किसानों की क्या है किसानों को क्या है बाजार के अंदर दाम गिरने से क्या है सरकार को रोकने के लिए आगे आना चाहिए। इसके साथ साथ क्या है किसान को जब बाजार के अंदर उसकी फसल के दाम गिरते हैं तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को क्या है दखल अंदाजी करनी चाहिए। उसे कुछ समय के लिए क्या कि किसानों से क्या है अनाज की जो क्या है खरीदारी करनी चाहिए एमएसपी पर। 2-4 दिन जब सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों से क्या है अनाज खरीदेंगी तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या है 2-3 दिन के अंदर ही जो बाजार के जो दाम हैं वो एमएसपी के तुलना के अंदर आ जाएंगे या एमएसपी की तुलना से भी अधिक हो जाएंगे। उस समय क्या जो सरकार को है वो अनाज खरीदने से पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि मेन मकसद तो ये है कि किसान को क्या है कम से कम क्या है उसकी लागत का क्या है 50% बेनिफिट मिले, वो चाहे सरकारी खरीद से मिले या बाजार की खरीद से मिले। अगली जो इसमें महत्वपूर्ण बात है, सरकार की जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जितनी भी जो नीतियाँ वो अपने आप में किसान विरोधी क्यों है, क्योंकि जब किसानों को क्या है 4 पैसे मिलने लगते हैं, किसानों को अच्छे दाम मिलने लगते हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर या डोमेस्टिक प्राइस के अंदर थोड़ा वृद्धि उसके अंदर हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में क्या है जो सरकार है वो एक्सपोर्ट के ऊपर क्या बैन लगाना शुरू कर देती है। डोमेस्टिक प्राइस बढ़ जाए तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो सरकार है वो इंपोर्ट करवाना शुरू कर देंगी। सरकार को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो सरकार की जो पॉलिसी है वो भी इस हिसाब से तय करनी चाहिए कि जिससे किसानों को क्या है अधिक फायदा हो। यदि इन सब चीज़ों को करने के बाद भी सरकार ये समझे कि हमने तो बहुत कुछ कर लिया परंतु फिर भी क्या है दाम जो एमएसपी के ऊपर हमने तय किया वो नहीं मिल रहे, उसके लिए सरकार को करना चाहिए डेफिसिट पेमेंट वाला कॉन्सेप्ट।
जिसको हिंदी में कहते हैं भावांतर भुगतान। इसके अंदर सरकार ये कर सकती है, यदि सरकार ने इस साल के एमएसपी का दाम 2300 किया हुआ है और बाजार के अंदर क्या है उसकी जो मूल्य है किसी अनाज का वो 2000 है, मतलब 3000 का जो, तो सॉरी 300 का जो इसके अंदर जो गैप आ रहा है, मतलब सरकार ने किसी अनाज का मूल्य तय कर दिया एमएसपी पे 2300 और बाजार के अंदर उस की मूल्य है 2000, तो 300 का जो किसानों को जो नुकसान हो रहा है, सरकार ये कर सकती है किसानों के क्या है बैंक अकाउंट के अंदर क्या 300 रुपये जमा कर दें। और ये ऐसा नहीं है कि इसको किया नहीं जा सकता, बल्कि ये जो योजना मध्य प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर इंट्रोड्यूस की जा सकी है और दुनिया के तमाम मुल्कों के अंदर क्या डेफिसिट मूल्यों के जो डेफिसिट पेमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काम कर रहा है। यदि दुनिया के सभी मुल्कों के अंदर, बहुत से मुल्कों के अंदर डेफिसिट पेमेंट का जो क्या है वो अपने किसानों को क्या छूट देते हैं डेफिसिट पेमेंट के आधार पर, तो भारत की सरकार भी कर सकती है। भारत की सरकार क्यों नहीं कर सकती है, ये अपने आप में एक वाजिब प्रश्न। अब यदि सरकार एमएसपी के आधार पे सभी फसलों की खरीद करती है तो उसके लिए सरकार के लिए कितना खर्च करना पड़ा। ये जो डिस्कशन है, डिबेट डिस्कशन टीवी चैनलों के ऊपर हमें देखने को मिलती है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं यदि सरकार सभी फसलों को एमएसपी के आधार पर खरीद लेंगी तो सरकार डूब जाएंगी, सरकार हिल जाएंगी, सरकार गिर जाएंगी, इतना पैसा कहाँ से आएगा, इतने स्टोरेज कहाँ से आएंगे, इसके लिए 10,000 लाख खर्च, 10,000 लाख करोड़ खर्च होंगे, 16 लाख करोड़ खर्च होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। सरकार का जो लागत है, यदि सरकार किसी सामान को खरीदती है तो बेचती है, वो 10 लाख करोड़ की जो बात कर रहे हैं, वो 10 लाख करोड़ सरकार का खर्च तब आएगा यदि सरकार क्या है किसानों से सारी की सारी फसल खरीद लेती है और खरीद के उसके पे क्या है आग लगा देती है। इस यहाँ पे हमने इस बात को ध्यान रखना है कि जब जो सरकार है किसानों से फसल खरीदती है तो उसको बेचती भी है। यहाँ पे जो सरकार का जो खर्च है वो सिर्फ लागत का खर्च है, इससे अधिक सरकार का खर्च नहीं है। क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत सी ऐसी संस्था है जिन्होंने इस बात का क्या है अनुमान लगाया था, जैसे हमारे देश के अंदर क्रिसल एक संस्था है जिसने इस बात का जो अनुमान लगाया कि हमारे देश के अंदर इस समय के अंदर जो एमएसपी चल रही है और उसके लिहाज से यदि एक साल का अनुमान लगाया गया था, यदि सरकार क्या है सभी फसलों पे एमएसपी देंगी तो सरकार का लगभग 21,000 करोड़ रुपए क्या है खर्च होने का अनुमान है। और पिछला क्या है, यदि 3 साल का आंकड़ा लिया जाए तो 3 साल के आंकड़े के अनुसार क्या है इसके अंदर क्या 47,000 क्या है 47,000 करोड़ क्या सरकार का खर्च होगा, जो कि हमारे देश के कुल बजट का लगभग क्या है 1% से भी कम है। मतलब हमारे देश का जो 54% जो आबादी है जो किसी ना किसी रूप से कृषि उत्पाद से जुड़ी है, क्या उनके ऊपर 1% से कम खर्च भी सरकार कुल बजट का 1% से कम खर्च भी नहीं कर सकती है। यदि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को बात करें, उसका जो C2 वाला फॉर्मूला लागू करे तो ये बैठता लगभग 2,000 करोड़ के आसपास, ठीक है, जो कि बैठता लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास, जो कि इस देश के कुल बजट का लगभग क्या है 4% है। क्या सरकार 4% खर्च किसानों के ऊपर नहीं कर सकती है? ये पैसा, जबकि जो पैसा है वह कारपोरेट हाउस के ऊपर खर्च किया जा सकता है या इंडस्ट्री की जो प्रोडक्टिव लिंक इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या है इंसेंटिव्स के ऊपर क्या खर्च होता है, या कारपोरेट हाउस का लोन माफ़ करने के लिए ये पैसा खर्च होता है, या इस देश के अंदर जो कॉरपोरेट हाउस का 14 लाख करोड़ रुपए का जो खर्चा है वह खर्च हो चुका है। हमारे देश के अंदर क्या है, क्या लोन जो किस कॉरपोरेट हाउस का जो लोन माफ़ किया जा चुका है, क्या किसानों का क्या कर्जा माफ़ नहीं किया जा सकता, क्या किसानों को एमएसपी के ऊपर क्या है उसको पैसा नहीं दिया जा सकता, पैसा दिया जा सकता और पैसा है भी है, परंतु सवाल इस बात का कि एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो अंतिम समय के अंदर इस बात को समझ लेते हैं कि सरकार मानती क्यों नहीं है, सरकार ये क्यों नहीं मानती कि क्या है किसानों को एमएसपी और स्वामीनाथन वाली एमएसपी C2 वाली उसको क्या है एमएसपी मिले और उसकी कानूनी गारंटी हो। सरकार मानती इसलिए नहीं है क्योंकि यदि सरकार क्या है इसको लागू, इस स्कीम की कानूनी गारंटी देंगे तो उसको लागू
करना पड़ेगा। सिर्फ डायलॉगबाजी से या बातचीत से बात बनने वाली नहीं है। और दूसरा, जो सरकार मानती इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार के पास कारपोरेट हाउस का लोन माफ़ करने के लिए तो पैसा, परंतु सरकार का पैसा देने के लिए नहीं है। अगली बात, सरकार मानती इसलिए नहीं क्योंकि जो सरकार है किसानों को गांव से बाहर निकालना चाहते हैं, उनको क्या है, उनकी खेती से बाहर निकालना चाहते हैं, और जो खेती हुए कारपोरेट हाउस को देना चाहती है, कंपनी को देना चाहती है, जो कि सरकार की मंशा साफ दिख रही है। सरकार मानती इसलिए नहीं क्योंकि सरकार को भी मालूम है कि जो किसान है वह 4 साल रोएगा चिल्लाएगा, और 5वें साल जब वोट देने की बारी आएगी, चुनाव का जो वक्त आएगा, उस समय वह जाट हो जाएगा, उस समय वह कश्यप हो जाएगा, उस समय वह ब्राह्मण हो जाएगा, उस समय क्या है, वह यादव हो जाएगा। परंतु जिस दिन जो किसान है किसान के रूप में खड़ा हो गया, जिस दिन जो किसान है एकता के सूत्र के अंदर बंध गया, जिस दिन किसान के पास 4 पैसे आने शुरू हो जाएंगे, उस समय क्या है, सारे के सारे जो तर्क है वो समझ आ जाएंगे, और क्या है, एमएसपी की जो व्यवस्था, कानूनी जो व्यवस्था है वह भी शुरू हो जाएंगी। दरअसल एमएसपी की जो देना की जो बात है वह अपने आप एक राजनीतिक इच्छा की शक्ति की बात है, एमएसपी को दी जा सकती है। अब किसानों के पास एक ही रास्ता है कि किसानों ने क्या है, लोकतांत्रिक तरीके से क्या है, अपनी मांगों को प्रभावी तौर से रखने के लिए क्या, उसे अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए क्या, उसने अहिंसापूर्ण क्या है, क्या है, आंदोलन करना है। तब तक किसानों की मांग को पूरा नहीं किया जा सकता है, पूरा नहीं हो पाएगा। और सरकार भी क्या है, हमें मालूम है कि सरकार कितनी आसानी से किसानों की मांगों को स्वीकार कर रही है। इसलिए किसानों के पास क्या है, संघर्ष अपना एक रास्ता है, जिस संघर्ष के रास्ते से जो किसान है अपनी मांगों को क्या पूरा करवा सकता है। थैंक यू सो मच।